अच्छा जी, हमारा यूनिट 6 का या 6.3 हेड है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। और सो फार आप लोगों को इतना पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेक्स बोले, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है आपकी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के एक्सचेंज में कितनी है, या दूसरी करेंसी की वैल्यू आपकी करेंसी के एक्सचेंज में कितनी है। ठीक है, तो इसको फॉर एग्जांपल आपकी करेंसी है PKR, आप पाकिस्तानी रुपी, कितने पाकिस्तानी रुपी का एक US डॉलर आता है, दैट वुड बी कन्वर्जन रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट बिटवीन पाकिस्तानी रुपी एंड USD। इसी तरह पाकिस्तानी रुपी का अगेंस्ट दूसरी करेंसी कोई और हो सकती है, UAE दिरहम्स हो सकते हैं, INR इंडियन रुपी हो सकता है, जापानीज येन, चाइनीज युआन, बहुत सारे मतलब। अच्छा, ये डॉलर से बोलते तो US डॉलर ज़्यादा आता है, हालांकि डॉलर बहुत सारी कंट्रीज़ की करेंसी है। ठीक है ना, कनाडा की है, सिंगापुर की, ऑस्ट्रेलिया की, मतलब सेवरल कंट्रीज़ की करेंसी डॉलर है, लेकिन US लिखेंगे तब जाके USD US डॉलर जो है ना हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। आमतौर पर डॉलर बोलेंगे तो वो USD जहन में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी इकनॉमी वही है और इंटरनेशनल करेंसी भी डॉलर ही है, जिसमें पूरी दुनिया ही ट्रेड करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने कोई माल अगर चाइना से मंगवाना है तो पाकिस्तानी करेंसी पहले USD में कन्वर्ट होगी, फिर USD से करेंसी चाइनीज़ युआन में कन्वर्ट होगी, और फिर वो माल हमारे पास आएगा, क्योंकि पाकिस्तानी जो बायर है उसके बाद रुपीज़ में पैसे है, और चाइनीज़ सेलर वो रुपीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम जब रुपीज़ देंगे वो कहेगा हमें तो युआन में पैसे दो। युआन भी कहलाता है, रेमिनबी भी कहलाता है। ठीक है, युआन, रेमिनबी चाइनीज़ की। ठीक है, वो जापान का है येन, और तो कन्फ्यूजन है, इन दोनों का जो है ना सिंबल यही है। ठीक है, लेकिन अगर आप JP ये कर दोगे तो मतलब जापानीज़ येन, वरना वो युआन है। हाँ, कभी कभी युआन के साथ एक सिंगल डैश लगता है और येन के साथ कहीं कहीं आपको डबल डैश ऐसा भी दिखेगा, लेकिन डबल डैश सिंगल डैश में मत जाना, वो दोनों की करेंसी सिंबल सेम है। बहरहाल में कहीं और निकल गया। पॉइंट यह है कि आप इंटरनेशनल करेंसी USD है। ठीक है ना, तो आमतौर पर डॉलर बोले तो USD ध्यान में रखना। अच्छा, तो अगर मिसाल के तौर पर 250 PKR का एक USD है, दैट्स द कन्वर्जन रेट। ठीक है, अब आपको कोई चीज़ बाय करनी है जो कि 50 USD की है, तो आपको 50 USD के लिए कितने PKR चाहिए होंगे आप निकाल सकते हो। ठीक है, 250 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, तो कितने PKR चाहिए होंगे $50 के लिए, सही। सो ये कन्वर्जन रेट इस तरह से हेल्प करता है। बहरहाल ये रफली बता, मैं हमेशा यही करता हूँ ना कि पहले रफली बता तो कोई चीज़ पे टॉपिक के अंदर जाते हैं। तो फॉरेक्स रेट्स जो है आपके वो कन्वर्जन रेट्स होते हैं इंटरनेशनल करेंसी के साथ। ठीक है, UAE दिरहम्स के साथ भी हो सकता है। अगर PKR 1 PKR लेट सपोज AED अरब एमिरेट्स दिरहम जो है वो 1 अरब एमिरेट दिरहम एट द रेट 75 PKR है। हाँ, अगर आपको ये निकालना हो एक PKR का कितना दिरहम्स आएगा, तो वो पता है कि आंसर किस में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, राइट, डेसिमल्स में आएगा, क्योंकि जब 75 रुपये का एक दिरहम है तो एक रुपये का तो लाइक 1/75 दिरहम होगा, सही। सो दीज कन्वर्जन रेट्स आर फॉरेक्स रेट्स। और सिर्फ फॉरेक्स लिखा हो तो मतलब फॉरेन एक्सचेंज। आपके वॉलेट में फॉरेन एक्सचेंज है क्या किसी किस्म का? मेरे वॉलेट में अगर किसी किस्म का फॉर एग्जाम्पल $1-2 के नोट्स हैं, किसी ने मुझे जो है ना बाहर से आए और ईदी दी किसी किस्म की, वो दिरहम से रखी हुई, दैट इज़ लाइक, अगर मैंने कन्वर्ट नहीं करा है तो मेरे पास फॉरेक्स रखा हुआ है। ठीक है, चलो ये तो गिफ्ट्स की सूरत में आ गया। एक मुल्क के पास भी फॉरेक्स आता है। कैसे आता है? वो मुल्क माल एक्सपोर्ट करता है तो वो उसको डॉलर्स में पे कर सकता है, तो वो डॉलर जो है फिर उस डॉलर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है और PKR उस सप्लायर को देती है जिसने माल बेचा। सो अगर आपके मुल्क में से फॉर एग्जांपल कोई अगर एक कंपनी है आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से, लेट्स सपोज, ठीक है, इन्होंने कुछ मिसाल के तौर पे पेंटिंग्स सेल की, एक्सपोर्ट की, कस्टमाइज्ड पेंटिंग्स है वो एक्सपोर्ट की, तो वो पेंटिंग्स, ये ईच पेंटिंग जो है वो अपने PKR में फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ से लेकर अलग अलग रेंज के, लेकिन टोटल वो जितनी भी पेंटिंग सेल के पूरे साल
तो लेट्स सपोज उसका टोटल रेवेन्यू बन रहा है 200 मिलियन रुपीस। वैसे मैं रुपीस लिखता हूँ, पाकिस्तान में अंदर रहते हो डोमेस्टिक मार्केट में रुपीस बोलता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब बात करेंगे तो आप PKR बोलेंगे, क्योंकि रुपीस तो इंडिया का भी है, फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी, राइट। सो इतने मिलियन PKR का वो की वर्थ की प्रिंटिंग सेल की, उसके बदले या इसको आसान कर देता हूँ, अगर 250 रुपीज़ का $1 हो लेट सपोज, तो ठीक है ना, 250 मिलियन PKR का बेचा है, तो उसके बदले USD का $1 मिलियन आया है, ठीक है, मेरी कंट्री में। अब वो जो $1 मिलियन मेरी कंट्री में आया होगा क्या, $1 मिलियन थोड़ी मिल जाएगा सप्लायर को, बीच में गवर्नमेंट को मिलेगा वो $1 मिलियन, गवर्नमेंट $1 मिलियन लेगी, उसके पास आ गया गवर्नमेंट के पास, और उसके बदले 250 मिलियन छाप के या पहले से रखे वो दे देगी उस सप्लायर के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा, राइट। तो सेंट्रल बैंक जो है उसके पास सारी इंटरनेशनल करेंसी आती है। तो लोकल लोगों के पास फिर कैसे आती है करेंसी, लोकल लोगों के पास डॉलर्स कैसे आता है, कोई बाहर से आ रहा होता है वो अपने वॉलेट्स में ले आता है, या एक्सचेंज कंपनीज हैं जो लाइसेंस्ड एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके पास होता है डॉलर्स, लेकिन वो एक लिमिट तक दे सकती है। ये थोड़ी कि आप लाइसेंस एक्सचेंज कंपनी गए 1 करोड़ रुपए लेके और डॉलर्स में कन्वर्ट कर दो, नो 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 नो, वो इतने डॉलर्स देते हैं कि जो ट्रैवलर्स को चाहिए होते हैं, सही है। और पाकिस्तान में आज तो मतलब बहुत सारा डॉलर कहते हैं स्मगल भी हुआ है पाकिस्तान से दीगर कंट्रीज़ के अंदर। अफ़गानिस्तान भी अक्रॉस द बॉर्डर गया है, ठीक है, अफ़गानिस्तान को भी अपनी इकनॉमी मईशत खड़ी करनी है, तो इस वजह से पाकिस्तान ने फिर अपने जो एक्सचेंज कंपनीज है उन पे भी बहुत लिमिटेशंस लगा दी कि अब वो भी अगर डॉलर्स देंगी, एक तो वो बहुत वैसे ही महदूद अमाउंट का दे सकती थी, उसमें से भी वो जिसको देंगी तो उसके बदले वो पहले देखेंगे कि फॉर एग्जांपल उनके पासपोर्ट वो वीज़ा लगा हुआ है बाहर का, वो डॉलर ले क्यों रहे हैं, यहाँ से ट्रैवलर जा रहा है, अगर उसके पास डॉलर ना हो रुपीज़ हो तो वो क्या करेगा बाहर, कुछ नहीं कर सकता, उसको डॉलर लेके तो जाने पड़ेंगे ना, डॉलर्स या दिरहम्स या रियाल जो भी है, तो उसको कहाँ जाना होगा, उसको एक्सचेंज कंपनी जाके वो चीज़ें वो खरीदने होंगे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक अमाउंट सेट है कि आप फॉर एग्जाम्पल एक ट्रैवलर हो तो $5000 से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते, लेके नहीं जा सकते अपने पास, उससे ज़्यादा होंगे तो आप बैंक चैनल के थ्रू करोगे। बैंकिंग चैनल का मतलब ये है कि आप यहाँ से रेमिट करवाओगे अपने फॉरेन अकाउंट के अंदर, तो फिर उसमें आपकी जो रेमिटेंस रेट होगा वो भी बहुत डिफरेंट लगेगा, फिर गवर्नमेंट उसके अंदर भी हो सकता है किसी किस्म की रेगुलेशंस लगाए। ये तमाम जो है ना ये प्रोटेक्शनिज्म है गवर्नमेंट का कि यहाँ पर किस तरह डॉलर कंटेन रहे। पाकिस्तान की मिसाल फॉरेन एक्सचेंज को समझने के लिए पाकिस्तान की इकनॉमी अभी ऐसी है कि जिसको समझ के बंदा फॉरेन एक्सचेंज बहुत अच्छा समझ सकता है, ठीक है। सो पाकिस्तान नीड्स टू प्रोटेक्ट द इकॉनमी, क्योंकि पाकिस्तान के जो डॉलर रिजर्व्स है वो बहुत कम है और पाकिस्तान को पेमेंट्स करनी होती है अपनी। वो पेमेंट्स क्या करनी होती है वो 6.4 में समझोगे आप कि पाकिस्तान जब इंपोर्ट्स करवाता है तो इंपोर्ट्स में पाकिस्तान क्रूड ऑयल वगैरह सब मंगवा रहे हैं तो उसके लिए पेमेंट करनी है। इतनी एक्सपोर्ट्स हो नहीं रही कि इतना डॉलर है पेमेंट करें, और कोई लोन्स भी इतनी खास नहीं मिल रही। IMF के पास पाकिस्तान जा रहा है लोन्स लेने के लिए, लेकिन वो इतनी अमाउंट्स नहीं मिल रही और पाकिस्तान को जो है अपने इंपोर्ट बिल को पे करना है डॉलर्स के जरिए। दूसरा जो पुरानी सारी लोन्स ली हुई हैं उस सारी लोन्स को पे बैक करना है जिन का पे बैक टाइम आ गया है। इसके अलावा जो पुरानी सारी लोन्स ली हुई है उसका इंटरेस्ट पे करना है। ये सब कुछ डॉलर में पे ऑफ करना है पाकिस्तान को, समझ आ रही है। तो उसके लिए पाकिस्तान नीड्स डॉलर्स। सो पाकिस्तान किसी भी तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहेगी डॉलर किसी तरह उसको जो है ना कोई भले लिमिटेशंस लगाए बैरियर्स लगाए, लेकिन डॉलर्स कंटेन रहे मुल्क के अंदर, आते रहे, जाने के ज़रा ना हो, गवर्नमेंट के थ्रू ही पे ऑफ हो जो जिन को होने, ठीक है जी। सो ये थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ गया। फॉरेन के डॉलर मतलब हमारी करेंसी दूसरी करेंसी के बदले एक्सचेंज होती है जिस रेट पे वो फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। और दो ममालिक के दरमियान दो अलग अलग करेंसी क्यों, एक दुनिया की एक सिंगल करेंसी क्यों नहीं है। US तो पूरी कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया सिर्फ US डॉलर पे ही चले, लेकिन अगर आप इसको जिस तरह हिस्ट्री इवॉल्व हुई वहां से सोचो कि जब ग्रीक्स गए होंगे कहीं पर किसी मुल्क को फतह किया होगा, चलो फतह नहीं किया होगा, पीस क्रिएट हो गया, ट्रेड होना शुरू हुई। जब ट्रेड करने के लिए गए ग्रीक्स कुछ अपने मुल्क के पर्चे लेके गए छपे हुए और किसी मुल्क में दे रहे हैं कुछ माल खरीदने के, मुल्क कहेगा ये क्या है, ये तो आप जितने चाहे छाप लो अपने मुल्क से, आप हमें हमारी करेंसी में पे करो, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, सही है। तो इस तरह वो भी ग्रीस आएंगे कुछ ले लो, वो ग्रीस भी कहेगा आप हमारी करेंसी में पे करो। तो इस तरह से जब हुआ तो फिर खुद दोनों की करेंसी ने दोनों को रिकॉग्नाइज किया और फिर कन्वर्जन रेट निकाला, ठीक है। और तब यह होता था कि गोल्ड जितना उसकी बैक के ऊपर छपती थी करेंसी, इनफैक्ट गोल्ड की होती थी करेंसी,
अब एटलीस्ट आप करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन करेंसी की खुद इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ना, उसकी इनहेरेंट वैल्यू वो सिक्का सोने का है, तो आप पिघला के अपना स्टैंप लगा देना, तब तो चलो ये एक्सेप्ट हो जाती थी। लेकिन बाद में जब गोल्ड बैक्ड ख़त्म हो गया, आज की इकॉनमीज गोल्ड बैक्ड नहीं है, 1971 से ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यूएस गोल्ड बैक्ड नहीं है, क्या ऐसा नहीं यूएस डॉलर छपते चला जाए, कोई इसके पीछे ऐसा कोई गोल्ड रिजर्व होना ज़रूरी नहीं है, जितने चाहे छाप दो, तो ये तो यूएस छापता रहेगा। हाँ, यूएस छापता रहे डॉलर्स, पाकिस्तानी पीकेआर छापता रहे, तो इस जितना छापते रहेंगे तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उस पैसे की परचेजिंग पावर भी तो गिरेगी ना। फिर अगर यूएस इकॉनमी, पूरी इकॉनमी में यूएस की लेट्स सपोज $200 है टोटल, बहुत छोटी अमाउंट दे रहा हूँ लेकिन चलो $200 है, तो पूरी इकॉनमी के जितने भी गुड्स हैं वो इन $200 से ही खरीदे जा सकते हैं, दैट्स इट। जब इकॉनमी वो गुड्स लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स ऑफ एवरीथिंग है टोटल, सारी चीज़ें गुड्स, हालांकि सर्विसेज तो इन यूनिट्स नहीं होती, लेकिन सबको मिला लो किस तरह तस्वर के तौर पे, तो वो $200 में से ही खरीदी जा सकती है। अब सोचो कि इकोनॉमी में $200 की जगह $20,000 आ गए, लेकिन गुड्स उतने ही हैं, तो हर गुड की प्राइस बढ़ जाएगी ना, सही है। एक बाइक है इकोनॉमी में, एक बाइक है, उसकी प्राइस है $100, ठीक है, एक ही बाइक है तो $100 की है। अगर इकोनॉमी में $100 की अगर वो बाइक है, किसी आपके पास $100 है, 2-4 और बंदे बैंक से लोन लेके आ गए $100, बैंक ने लोन देने के लिए सेंट्रल बैंक को कांटेक्ट किया और सेंट्रल बैंक ने नोट छाप दिए, अब 4 बंदों के पास $100 हो गए, तो ये बाइक $100 की थोड़ी रहेगी। अब या तो चारों मिला के ये बाइक ले ले और शेयर कर ले अपने साथ कि आप सुबह चलाना, आप मंडे को चलाना, आप तो ये बाइक, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई, उसके पीछे उसको खरीदने की जो करेंसी खाली वो छपती चली गई, तो जब करेंसी छपती चली गई तो करेंसी की परचेजिंग पावर गिरती चली गई, तो जो चीज़ $100 की नोट में आ रही था वो $400 की आ पा रही है। क्लियर है? तो ऐसे मत समझना एक करेंसी जितना दिल चाह कर नोटें छाप सकती है, कुछ वजूहत होते हैं नोटें छापने की। एक तो ये कि पुरानी नोटें इतनी ख़राब हो गई हैं कि उनको जब भी बैंक्स में आती है ना नोटें, ज़ाहिर है बैंकिंग चैनल के जरिए किसी का पैसा होता है बैंक में जमा कराता है, बिल भरना होता है बैंक में बिल भरता है, तो बैंक के पास बहुत सारी नोट्स आती हैं, तो बैंक उन नोट्स में जो ख़राब हो जाती है वो डिस्कार्ड कर देता है, उसके बदले न्यू नोट छापता है। तो ये वजह है। तो हर साल, अच्छा पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर कल्चरली हर साल नोट छपती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ कल्चर है ईद के मौके पर नई नोटें ईदी के तौर पे देने का, तो कितनी नई नोटें छप जाती होंगी, तो इन्फ्लेशन हो जानी चाहिए, मनी सप्लाई इतनी बढ़ गई, इतनी नई नोटें छाप दी, लेकिन उसके बलबूते पे जो बहुत सारी पुरानी नोटें वो डिस्कार्ड भी होती है उतनी वैल्यू की। सही है? सो डोंट थिंक इतनी नई नोटें छाप दी तो वो फिर पुरानी नोटें डिस्कार्ड भी होती है। दैट्स हाउ करेंसी भी तो मेंटेन रहती है ना नई अपनी शेप के अंदर। और पाकिस्तानी करेंसी की तो पेपर क्वालिटी इतनी कमज़ोर है, पानी गिरे पिघल सकते। दुनिया भर में तो मतलब करेंसी जो है वो एक रेक्जीन टाइप के मटेरियल समझ लो होती है, वो मतलब वाटर प्रूफ होती है, एक तरह से ड्यूरेबल भी होती है ज़्यादा। सो काफ़ी आगे निकल गया, अब ज़रा हम टॉपिक पे आ जाते हैं। ये सारी रफ बातें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, तो पहले मैं क्या कह रहा था कि तो एक कंट्री दूसरी कंट्री में जा रही है, वो उसकी करेंसी एक्सेप्ट थोड़ी करेगी, और दूसरी कंट्री पहली कंट्री की करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर एक जगह ट्रेड टर्म्स इनकी जब बन जाएंगे, जब रिकग्नाइज कर लेंगे, नहीं यार हम आपकी करेंसी पर रिलाय करते हैं, आप हमारी करेंसी पर रिलाय करें, ठीक है। तो लेकिन आज के दौर में एक ट्रेड इतनी इवॉल्व हो गई है और इसकी पूरी एवोल्यूशन के ऊपर पूरी किताबें लिखी होंगी, जिसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, एंड दैट्स नॉट वी आर डूइंग राइट नाउ। लेकिन करंट क्या है कि करंट यूएस इतनी बड़ी इकोनॉमी, चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी, इनकी करेंसी कोई भी एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो अपनी करेंसी के बलबूते पे इनकी करेंसी का कोई एक एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही कि अगर करेंसी ना होती तो बार्टर का भी कोई रेट सेट होता ना, कि आपका मुल्क अगर आटे की बोरियां दे रहा है, वीट गंदम की बोरियां दे रहा है, बेवकूफ़ी होगा कोई मुल्क आटा मंगवाएगा बना बनाया, मतलब कम से कम किसी भी मुल्क में पीसने की मशीनें तो होंगी, तो वो गंदम मंगवाएगा, आटा कौन मंगवाता है। चलो मैं तो एक आटे की मिसाल दे रहा, गंदम की बोरियों की कर लो, तो गंदम वीट की बोरियां जो है सैक्स ऑफ वीट भर के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो लाइक सब हर 10 बोरी गंदम के बदले आप जो है हमें एक मोटरसाइकिल भिजवाएंगे, सही है। तो ये हो गया टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये भी तो एक एक्सचेंज रेट हो गया ना। लेकिन आज तक अगर बार्टर यूज हो रहा होता तब ये एक्सचेंज रेट होता। अब क्योंकि करेंसी आ चुकी है, और करेंसी भी कहाँ से
आप सोने के सिक्कों से शुरू होते, पेपर पे गए थे, पेपर से आप डिजिटल पे आ चुके हो। प्लास्टिक मनी कहलाते हो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, आप प्लास्टिक मनी पे आ चुके हो। बल्कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी क्या आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो रहे होते हो मोबाइल ऐप्स के जरिए। सो दिस ऑल इज डिजिटल करेंसी। आगे जाके जो है ना क्रिप्टो करेंसी भी, जिस जो बैक्ड अप बाय नो गवर्नमेंट, जिसके बैक पे कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है ना, तो वो भी अभी नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरी कंट्री, लेकिन उसका कोई ना कोई यूज केस तो बनेगा जो फिर तमाम कंट्रीज इन फ्यूचर जाके एक्सेप्ट करेंगी। बहरहाल लेट्स जस्ट बिगिन विद द टॉपिक हियर। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, डेफिनेशन क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन ये है कि द रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी या द रेट एट विच वन कंट्री एक्सचेंजेस इट्स करेंसी फॉर अदर कंट्रीज करेंसी, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट क्या है कि वो रेट जिसपे एक कंट्री अपनी करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के बदले एक्सचेंज करे। जैसे कि कितने पीकेआर्स के बदले एक यूएस डॉलर आएगा, तो ये एक्सचेंज रेट हो गया पीकेआर यूएसडी का, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तानी रुपी का एक्सचेंज रेट है टॉप दूसरी कंट्रीज के साथ। एक पीकेआर के बदले पाकिस्तानी रुपी कितना मिलेगा? एक मिलेगा, सही ना। एक पीकेआर के बदले, एक पाकिस्तानी रुपये के बदले यूएस डॉलर कितना है? 277। ओ सॉरी, एक पाकिस्तानी रुपये के बदले यूएसडी कितना है? 0.0036 यूएस डॉलर। और इन्वर्स देखें, अगर इसका इन्वर्टेड वर्जन देखें कि एक यूएस डॉलर देखना है हमें, तो वो पीकेआर कितने पीकेआर का? 277। तो ये दूसरा कॉलम इन्वर्ट का है, ठीक है ना। कि अगर आपने एक रुपये का कितना यूरोज आ रहे हैं? 0.003342 यूरोज एक रुपये का। और इन्वर्ट करें कि एक यूरो कितने रुपए का? एक यूरो ऑलमोस्ट 300 रुपये का है। एक पाउंड ऑलमोस्ट 349 रुपीज़ का है, ठीक है। और एक रुपी का कितना पाउंड है? वो 0.00। क्लियर हो रही है? ये सारी इन सबसे वीक ही है हमारा रुपया, ठीक है। जापानीज येन एक वीक करेंसी कहलाती है, ठीक है, काफ़ी वीक, वहाँ पर बड़ी ज़्यादा सैलरीज भी होती है। पाकिस्तानी करेंसी उससे भी वीक है, क्योंकि एक 1 पीकेआर जो है ना 0.5 जापानीज येन के अंदर कन्वर्ट होता है, जबकि अगर एक जापानीज येन चाहिए तो 1.83 हमें पाकिस्तानी रुपीज़ देने पड़ते हैं। क्लियर है? किसी एक्सचेंज कंपनी में जाओगे ना तो वहाँ पूरे ये इस तरह की स्क्रीन्स लगी होती है, उस पर एक्सचेंज रेट्स लिखे होते हैं। किसी भी दुकान में जाओगे, जैसे गैलेक्सी एक्सचेंज है, फला एक्सचेंज, कोई भी शॉप जो एक्सचेंज लाइसेंस के साथ ऑपरेट कर रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उस दुकान के अंदर जाओगे तो स्क्रीनें लगी होती हैं। उन स्क्रीनों पे ना इस तरह के कॉलम्स होते हैं, बाइंग रेट, सेलिंग रेट। तो मैंने जैसे पहले आप लोगों को अकाउंटिंग में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाते हुए बोला था कि आप जिसकी शॉप पे जाते हो ना वो अपने हिसाब से लिखता है चीज़ें। जैसे बैंक कहता है कि मैंने क्रेडिट किया, तो आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उसको डेबिट करते हो, क्योंकि बैंक ने जो अपने पास क्रेडिट किया वो आपके अकाउंट में एक्चुअली डेबिट हुआ होगा, आपके पास तो पैसा आया होगा, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर आप उसको डेबिट करोगे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है? ये बाइंग रेट है और ये सेलिंग रेट है। अगर आप एक कस्टमर बन के जाके बाइंग रेट देख रहे हो और सेलिंग रेट देख रहे हो, तो ये मत समझना कि बाइंग रेट पे आप खरीदोगे और सेलिंग रेट पे आप तो खुश हो जाओगे कि एक यूएस डॉलर का बाइंग रेट है 118.2, कि एक यूएस डॉलर मुझे 118.2 रुपीज़ का मिल रहा है, आप तो खुश हो जाओगे क्योंकि आपने ये बाइंग के कॉलम में देख लिया। और सेलिंग के कॉलम में आपने देखा कि जो है ना, मैं सेल करूं तो वो 118.7 का बिकेगा अगर मेरे पास डॉलर होगा, तो वहीं के वहीं आप जो है ना खरीद के उन्हीं को बेच रहे होगे। फिर तो हमारे सर कहते थे कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो देख लेना आपको नुकसान किस में, तो मतलब वो उतने वो आपका खरीद का रेट और सही है। अच्छा, अब एक्सचेंज कंपनीज क्या करती हैं? आसानी के लिए वो ये लिखती हैं, बाइंग रेट की जगह लिखते हैं वी आर बाइंग एट दिस रेट एंड वी आर सेलिंग एट दिस रेट, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि उन्होंने लिखा है कि हम इतने रेट में बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप मिसाल के तौर पे गए एक्सचेंज कंपनी, आपको खरीदने हैं, ठीक है, 2000 रुपीज़ के डॉलर्स आपको खरीदने 2000 रुपीज़ के डॉलर्स, तो आप बाइंग रेट नहीं देखोगे, आप सेलिंग रेट देखोगे कि वो कितने का बेच रहे हैं।
तो $1 जो है वो 118.7 का है, तो 2000 रुपये के कितने आएंगे, वो 118.7 से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा। क्लियर? अच्छा, आप लेके गए डॉलर्स। अच्छा, ये 118 क्यों है उजैर भाई, इतना लो रेट? इतने बेटा ये 2017 की, ये 2017 की स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट है। 2017 में जो है ना, 2017 नहीं 18 का, सॉरी 2018 में $1 जो है वो 118-120 रुपये तक का था। अब जाके वो 270 रुपये का हो गया $1। ठीक है, लेकिन तब बहुत ज़्यादा ना करेंसी मैनेज भी होती थी। अभी आप आगे देखोगे कि गवर्नमेंट जो है ना वो लोन ले लेके मार्केट के अंदर डॉलर रिलीज़ करती थी, डॉलर सप्लाई बढ़ाने के लिए। और अब PKR जो है ना वो बाय कर लेती थी। किस तरह, वो आप समझोगे अभी आगे चीज़ें। अच्छा बाहर, तो ये बात समझ गए आप एक्सचेंज रेट्स की। तो आप मिसाल के लेके गए $100, 100 USDs लेके गए जो आपको कन्वर्ट कराना है, या कोई भी देख लो, USD नहीं दिरहम्स है अगर आपके पास, चलो आप दिरहम्स लेके गए, 100 दिरहम्स लेके गए। अच्छा, दिरहम्स AED कहलाता है, इसको DHS भी कहते हैं, लेकिन DHS दुबई के लोकल्स कहते हैं इसको। इतने DHS, इतने, जैसे हम रुपीस कहते हैं ना, उतने दिरहम्स, और दिरहम्स की शॉर्ट फॉर्म ये। लेकिन AED है अरब एमिरेट्स का दिरहम, तो कोई और अरेबियन कंट्री का दिरहम कंफ्यूज ना हो जाए। क्लियर? अच्छा जी, तो 100 AED को कन्वर्ट कराना है अगर मुझे PKR में, तो मैं कौन सा कॉलम देखूंगा? मैं 100 AED लेके गया हूं, बाइंग रेट, सही ना, क्योंकि आप जो दे रहे हो वो काउंटर वाला बाय कर रहा है उसे, सही ना। तो वो आपको अगर 2018 के अंदर आप जाते, क्योंकि 2018 की तस्वीर है, तो वो आपको 100 मल्टीप्लाइड बाय हर दिरहम के बदले 32.2 रुपीज़ देता, तो आपको टोटल 3220 रुपीज़ मिल जाते हैं 100 दिरहम के बदले। ठीक है।